जब विनाशकारी बारिश शुरू हुई तब मेरे ही माँ बाप ने मुझे बेरहमी से बेसमेंट में बंद कर दिया और कहा कि अपनी गलतियों पर सोच। उसके तुरंत बाद ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई जो पूरे 2 महीने तक रुकी ही नहीं। पूरा शहर पानी में डूब गया। मैं बेसमेंट में फंसा रहा और धीरे धीरे निराशा और दर्द में डूब कर मर गया। और उस दौरान मेरे माँ बाप मेरे छोटे भाई और उस कुत्ते को लेकर हमारे पुराने घर में चले गए और आराम से जिंदा बच गए। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैंने खुद को बहुत सारा सामान उठाए हुए पाया। मैं हमारी नई विला के गेट के सामने खड़ा था। लगता है भगवान ने मुझे एक और मौका दिया था। अपोक्लिप्स आने से पहले का वक्त। माँ, पापा, ये भाई तो कुत्ते से भी ज्यादा गंदा है। मैं इसे यहाँ नहीं रखना चाहता। पापा ने ठंडे लहजे में कहा। किसने कहा कि ये यहाँ रहेगा? इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। वापस पुराने घर में जा। माँ भी तुरंत बोली। वो तीसरी मंजिल पर है। ऊपर की हवा भी साफ है। तेरी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। सब कुछ बिल्कुल पिछली जिंदगी जैसा ही था। मेरे माँ बाप फिर से मुझे पुराने घर भेजने की कोशिश कर रहे। पिछली बार मैं रो पड़ा था। मैं उनसे भीख मांग रहा था कि मुझे यहीं रहने दें, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मुझे विला के बेसमेंट में बंद कर दिया और वही मेरी मौत की वजह बना। मरने के बाद मेरी आत्मा पुराने घर तक पहुंच गई। तब जाकर मुझे सच्चाई पता चली। मेरे माँ बाप मेरे छोटे भाई को लेकर वही भाग गए थे। माँ, पापा, वो मनहूस भाई चला गया। अब आप लोग सिर्फ मुझसे ही प्यार करोगे ना? माँ ने हंसकर कहा। चिंता मत कर बेटा, वो रहे या ना रहे, हम सिर्फ तुमसे ही प्यार करते हैं। इस बार जन्म लेकर मैंने कसम खा ली, मैं इतना सारा राशन जमा करूंगा कि 2 महीने क्या 6 महीने भी निकल जाएं। दरवाजे वेल्ड करके बंद कर दूंगा और फिर आराम से बैठकर तुम सबका अंजाम देखूंगा। मैं मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं अभी पुराने घर चला जाता हूँ। माँ, पापा, छोटे भाई और पप्पी को नई विला में खुश रहने की शुभकामनाएं। मेरी बात सुनते ही तीनों बिना पलटे सीधे चले गए। उनके चेहरे पर मुझे रोकने की जरा सी भी इच्छा नहीं थी। भाई चिढ़कर बोला, तू कछुए से भी धीरे चलता है। इतनी देर से धूप में खड़ा करके पका दिया। मैं चुपचाप अपनी जेब में रखी पुराने घर की चाबी को कसकर पकड़ लिया। शिफ्ट करने की इतनी जल्दी थी कि माँ बाप पूरा वक्त भाई और कुत्ते के पीछे घूमते रहे। नतीजा ये हुआ कि पुराने घर की चाबी सिर्फ मेरे पास थी और मुझे पता था आज रात एक अजीब और खतरनाक बारिश आने वाली है। इतनी भयानक कि ये पूरी विला को बर्बाद कर देगी। 30वीं मंजिल पर बना मेरा पुराना घर ही सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत सारा सामान जमा करना होगा। पिछली जिंदगी में बेसमेंट में भूख से मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मुझे अपने नाखून चबाने पड़े थे। प्यास से तड़पकर गंदा पानी पीना पड़ा था। मैं दोबारा वो नरक कभी नहीं झेलूंगा। ये सोचकर मैं तुरंत नजदीकी सुपरमार्केट की तरफ दौड़ पड़ा। पर एक दिक्कत थी, मेरे पास पैसे बहुत कम थे। सालों से बचाकर रखे पॉकेट मनी के सिर्फ 3000 युआन थे। इतने पैसे में तो कुछ कार्टन नूडल्स खरीदते ही जेब खाली हो जाती। अगर बारिश वाकई 2 महीने चली तो जिंदा बचने के बाद भी भूख और ठंड से मरने जैसी हालत हो जाएगी। मैं इसी बात की टेंशन ले रहा था कि तभी माँ का फोन आ गया। चुंगफुन, तेरा भाई कह रहा है ड्राइंग रूम बहुत गर्म है, अभी मॉल जा और एक एसी खरीद कर ला। फिर गुस्से में बोली, और सुन, अगर आधे घंटे के अंदर तेरा भाई एसी की ठंडी हवा एंजॉय नहीं कर रहा हुआ तो तुझे इतना पीटूंगी कि तू याद रखेगा। मैंने मोबाइल देखा, पैसे पहले ही ट्रांसफर हो चुके थे। मैं मुस्कुराया, जी मेरी प्यारी माँ जी, मैं अभी आपके लाडले राजकुमार के लिए एसी लेने जा रहा हूँ। फोन कटते ही मैं सीधा सुपरमार्केट के चेकआउट काउंटर पर गया। एसी के लिए भेजे गए सारे पैसे मैंने शॉपिंग कार्ट में उड़ा दिए। साथ ही सेल्फ डिफेंस के लिए पेपर स्प्रे और स्टन गन भी ले ली। मुझे पता था कि तूफान के दौरान बिजली और पानी दोनों बंद हो जाएंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले लंबी शेल्फ लाइफ वाला और तुरंत खाया जा सके ऐसा राशन खरीदा। इंस्टेंट नूडल्स के कार्टन, मिनरल वाटर के कार्टन, सर्वाइवल राशन पैक्स, बीफ जर्की, 200 सेल्फ हीटिंग मील्स। और भाई सिर्फ जिंदा या नहीं थोड़ी ना है, थोड़ा मजे भी जरूरी है। चिकन लेग्स, डक हेड्स, सूखी मछली के पैकेट्स, शकरकंदी, मक्का, मूली और सेब। जो दिखा काम का लगा सब कार्ट में डाल दिया। कॉमन मेडिसिन भी खरीद ली। पूरा दिन इसी में निकल गया। शाम तक मैं सारा सामान पुराने घर में शिफ्ट कर चुका था। जैसे ही सब काम खत्म हुआ, आसमान में तेज बिजली चमकी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खिड़की के बाहर गिरते पानी को देखकर मुझे अपनी पिछली मौत याद आ गई। बेसमेंट में फंसा हुआ मैं लोहे के दरवाजे को इतनी जोर से खुरच रहा था कि मेरे नाखून टूटकर खून से भर गए थे। पानी मेरे घुटनों से ऊपर, फिर कमर तक और फिर जांघों तक पहुंच गया था। माँ, पापा, अंदर पानी आ रहा है, मुझे बाहर निकालो। लेकिन ऊपर से आवाज आई, चुंगफन, पुराने घर की चाबी तेरे पास है ना? जल्दी दे। उस वक्त मेरी जान बचने की एक छोटी सी उम्मीद जगी। मैंने बिना सोचे समझे जेब से चाबी निकाली और दरवाजे के नीचे से बाहर कर दी। पापा ने तुरंत चाबी झपटी और माँ से बोला, जल्दी छोटे को संभालो, हम पहले पुराने घर चलते हैं। ये बारिश बहुत अजीब है, सच में 2 महीने चल सकती है। ये कहकर वो मुड़ गया। मैं पानी में खड़ा कांप रहा था। पापा, दरवाजा खोलो, पापा प्लीज। मैं रोते हुए चीखा, पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, मैं दरवाजा नहीं खोल पा रहा। पापा ने बिना पीछे देखे जवाब दिया और फिर वो चला गया। पापा ने एक बार भी दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं की। कुछ ही देर में लोहे वाली खिड़की भी पानी के अंदर गायब हो गई। मैं बेजान सा पानी में गिर पड़ा। पानी लगातार बढ़ता गया और मेरी सांसें रुकने लगी। डूबकर मरने का एहसास इतना खौफनाक था कि आज भी याद करके रूह कांप उठती है। लेकिन अब सब कुछ अलग था। मैं दोबारा जन्म लेकर लौट आया था। मेरे पास खाने पीने का पूरा इंतजाम था और इस बार मैं तुम लोगों को यहाँ आधा कदम भी नहीं रखने दूंगा। ये सोचकर मैंने तुरंत घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर दी। फिर भी मुझे चैन नहीं मिला, इसलिए मैंने घर में रखे पानी के बड़े बड़े ड्रम्स साफ पानी से भर दिए और उन्हें दरवाजे के सामने लगा दिया। खुशकिस्मती से मेरा घर टॉप फ्लोर पर था। कभी पानी का प्रेशर कम होने की वजह से माँ पापा ने 2 बहुत बड़े वाटर बैरल्स खरीदे थे।
इतने बड़े कि आदमी उनके अंदर बैठकर आराम से नहा सकता था। उन 2 बड़े बैरल्स के साथ 3 छोटे बैरल्स भी थे। मैंने पांचों को दरवाजे के सामने इस तरह जमा दिया कि अगर कोई चाबी से लॉक खोल भी ले तब भी दरवाजा धक्का देकर नहीं खोल सकता था। सब कुछ तैयार करने के बाद मैंने राहत की सांस ली। तभी मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था। मैंने आंखें बंद की और धीरे से कॉल रिसीव कर ली। कॉल उठाते ही माँ चीखने लगी, चुंगफन, तू मर गया था क्या? मैंने तुझे एसी खरीदने को बोला था। एसी कहाँ है? बेकार निकम्मा, तेरा भाई गर्मी से परेशान हो रहा है और तू गायब है। अब तो इतनी तेज बारिश भी शुरू हो गई है, बता अब कौन एसी डिलीवर करेगा? उनकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो गुस्से से फटने वाली है। मैं खिड़की के बाहर गिरती बारिश देखने लगा। सच कहूँ तो मैंने एसी खरीदा ही नहीं था। पिछली जिंदगी में ऐसा करने की हिम्मत मैं कभी नहीं कर सकता था। माँ फिर चीखी, तू पागल हो गया है क्या? मैं पूछ रही हूँ एसी कहाँ है? मैं चुप रहा। जितना ज्यादा वो गुस्सा करती उतना ही मुझे मजा आता। तभी पापा की आवाज फोन पर सुनाई दी, चुंगफुन, तुझे मरने का शौक चढ़ गया है क्या? बहरा हो गया है, जवाब क्यों नहीं दे रहा? उनकी आवाज धमकियों से भरी हुई थी। पहले होता तो सिर्फ उनकी आवाज सुनकर ही मेरी टांगे कांपने लगती थी, लेकिन अब सब बदल चुका था। मैं हल्की सी हंसी के साथ बोला, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा इंतजार कर लो। जब मेरा प्यारा छोटा भाई गर्मी से मर जाएगा तब एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने बिल्कुल शांत लहजे में अपनी सलाह दी। फोन की दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। लगता था पापा को यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने क्या कहा। कुछ पल बाद वो दहाड़े, साले चुंगफुन, तू अभी क्या बकवास कर रहा था? लेकिन उससे पहले कि वो और कुछ बोलते मैंने कॉल काट दी, फोन साइड में रखा और सीधा बाथरूम चला गया। इस बार मैं देखना चाहता था कि आखिर तुम लोग कब मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगोगे। मैं पूरे 1 घंटे तक गर्म पानी से नहाता रहा। जिंदगी में पहली बार इतना सुकून मिला था। पहले अगर मैं 10 मिनट से ज्यादा नहा लेता तो माँ पापा पानी बर्बाद करने के लिए डांटना शुरू कर देते थे। गर्मा गर्म पानी यूज करना तो जैसे कोई गुनाह था। नहाकर निकला तो पूरा फ्रेश महसूस कर रहा था। बाहर देखा तो लग रहा था जैसे पूरी दुनिया पानी में डूबने वाली है। मैंने एक सेल्फ हीटिंग मील खोला, साथ में चिकन लेग और सूखी मछली निकाली और आराम से दावत उड़ाने लगा। पेट भरकर खाना खत्म ही किया था कि फोन फिर बज उठा। इस बार फैमिली ग्रुप में मैसेज आया था। मेरा छोटा भाई लिख रहा था, माँ पापा बारिश बहुत तेज है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्या आप दोनों मेरे रूम में आ सकते हैं? माँ ने तुरंत रिप्लाई किया, बिल्कुल बेटा, डरो मत, माँ और पापा अभी आ रहे हैं। सच में दोनों उसके एक इशारे पर दौड़कर पहुंच जाते थे। कुछ ही देर बाद मेरे भाई ने एक सेल्फी पोस्ट की। फोटो में माँ, पापा और वो कुत्ते को गले लगाए बिस्तर पर बैठे थे। कैप्शन था, नई विला में शिफ्ट होते ही तूफान आ गया, कितनी बड़लक है, अच्छा हुआ माँ पापा मेरे साथ हैं, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन उसका ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने ग्रुप में मुझे टैग करके लिखा, भाई तू कहाँ है, तुझे डर नहीं लग रहा? मैंने सुना है तू चाहता था कि मैं गर्मी से मर जाऊं ताकि एसी ना खरीदना पड़े, क्या तू मुझसे इतनी नफरत करता है? मैंने मैसेज देखकर इग्नोर कर दिया। उस वक्त मेरे हाथ में चिकन लेग था और मैं उसका स्वाद ले रहा था। थोड़ी देर बाद उसका एक और मैसेज आया, भाई माँ पापा मेरे साथ हैं फिर भी मुझे डर लग रहा है, तू तो पुराने घर में बिल्कुल अकेला है, तुझे तो और ज्यादा डर लग रहा होगा ना? तब तक मैं खाना खत्म कर चुका था। मैंने सारा कचरा एक बैग में भरा, फिर सीधा उसके पुराने रूम में जाकर फेंक दिया और जानबूझकर फोटो खींचकर फैमिली ग्रुप में भेज दी। फोटो देखते ही मेरा भाई पागल हो गया, तू कर क्या रहा है, मेरे रूम में कचरा फेंक दिया? मैंने आराम से रिप्लाई किया, बारिश हो रही है, बाहर कचरा फेंकने नहीं जा सकता, फिलहाल तेरे रूम को डस्टबिन बना दिया है, कम से कम बदबू मेरे रूम में तो नहीं आएगी। ये पढ़ते ही उसने मुझे वीडियो कॉल कर दी। मैंने उठाना भी जरूरी नहीं समझा। कुछ देर बाद पापा का वॉइस मैसेज आया, चुंगफन तू सच में मरना चाहता है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरे भाई के रूम में कचरा फेंकने की? पागल हो गया है क्या तू? अभी के अभी उसका रूम साफ कर, साफ नहीं किया तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं जोर से हंस पड़ा। फिर मैंने सिर्फ एक मजाक उड़ाता हुआ इमोजी भेजा, फोन बंद किया और साइड में फेंक दिया। उस रात बाहर बिजली गरजती रही, आसमान फटा हुआ लग रहा था, लेकिन मेरी नींद मेरी जिंदगी की सबसे सुकून भरी नींद थी। सुबह जब मेरी आंख खुली, आसमान अब भी काले बादलों से ढका हुआ था। बारिश बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। जैसे ही मैंने फोन ऑन किया, मिस्ड कॉल्स की लाइन लग गई। माँ की दर्जनों मिस्ड कॉल्स पड़ी थी, बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह। रात के बीच में उन्हें समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है और वो जल्दी जल्दी पुराने घर लौट आए थे। मुझे अच्छी तरह पता था ये सारे कॉल सिर्फ इसलिए थे ताकि मैं दरवाजा खोल दूं। मैं ठंडी हंसी हंसा और दरवाजे के पास गया। बाहर से उनकी आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। मेरा भाई बुरी हालत में बोला, वो चुंगपन घर पर नहीं है, उसे पता था हम गुस्से में हैं, इसलिए रात भर कहीं छुप गया होगा। फिर उसने थकी हुई आवाज में कहा, अब क्या करें, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत थक गया हूँ। माँ गुस्से में बोली, जल्दी दरवाजा खोलो, हमारे पास चाबी भी नहीं है, इतनी तेज बारिश में लॉकस्मिथ भी नहीं मिलेगा। मेरा भाई रोते हुए गालियां देने लगा, सब उस निकम्मे चुंगफन की गलती है, उस कचरे ने विला में चाबी तक नहीं छोड़ी, मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा, कसम से उसके दोनों हाथ तोड़ दूंगा। और तभी जैसे किसी ने आसमान का नलका थोड़ा सा बंद कर दिया हो, मूसलाधार बारिश अचानक थोड़ी धीमी पड़ गई, साथ ही आसमान भी थोड़ा सा साफ होने लगा। पापा की खुशी का ठिकाना नहीं था। देखा बारिश रुक रही है, चलो जल्दी विला वापस चलते हैं। मैंने पहले ही कहा था, भला 2 महीने तक लगातार बारिश कैसे हो सकती है? और ऊपर से ये लोग अभी भी मेरे हाथ तोड़ने के सपने देख रहे थे। शायद इन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अपनी जिंदगी बचाने का आखिरी मौका खुद लात मारकर फेंक रहे हैं। अगर ये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रुक जाते तो बाढ़ से काफी हद तक बच सकते थे। यहाँ इतने लोग थे कि किसी न किसी तरह खाने का जुगाड़ भी हो ही जाता, लेकिन नहीं, इन्हें तो हर हाल में विला ही लौटना था। और हुआ भी वही। जैसे ही ये लोग विला पहुंचे, आसमान ने दोबारा नल खोल दिया। बारिश पहले से भी ज्यादा तेज गिरने लगी। थोड़ी देर बाद सरकारी वार्निंग जारी हुई। जियानजैंग नदी का पानी खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका
था और बांध टूटने की कगार पर था। हमारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से वो बांध 1 किलोमीटर से भी कम दूर था। उसके बाद सोसाइटी मैनेजमेंट ने भी इमरजेंसी नोटिस भेजा। अंडरग्राउंड पार्किंग में शॉर्ट सर्किट हो गया था, कई जगहों पर बिजली लीक हो रही थी। सबको सख्त चेतावनी दी गई कि कोई भी पानी में चलने की कोशिश ना करे। मैं हंस पड़ा। अब जब पानी में करंट दौड़ रहा हो तो कौन बेवकूफ उसमें तैरने निकलेगा। जैसे मैंने सोचा था, पापा ने फैमिली ग्रुप में तुरंत वॉइस मैसेज भेजा, जान हमारे बेटे को लेकर तीसरी मंजिल पर चली जाओ, पहली मंजिल पर मत जाना, पता नहीं करंट कहाँ कहाँ लीक हो रहा है। माँ परेशान होकर जवाब दिया, हे भगवान कितनी मुसीबत है, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मैं तो अपने बेटे के लिए एक बॉल नूडल्स तक नहीं बना पा रही। उसके बाद तीनों ने मिलकर फिर मेरी बुराई करनी शुरू कर दी, लेकिन मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। पेट भरकर खाना खाने के बाद मैं बैल्कनी में गया, एक सेब निकाला और मजे से खाने लगा। तब तक बारिश पूरी तरह कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। सोसाइटी की सारी सड़कें पानी के नीचे गायब हो गई थी। चौक में लगी जिराफ की बड़ी मूर्ति तक आधी पानी में डूब चुकी थी। इसका मतलब था कि कॉम्प्लेक्स में कम से कम आधा मीटर पानी भर चुका था। 5वें दिन जिराफ की पूरी टांगे पानी में गायब हो गई। 7वें दिन उसके सींग भी पानी के अंदर चले गए और उसी दिन सबसे बड़ा हादसा हुआ। जियानजैंग नदी का बांध टूट गया। बाढ़ का एक विशाल सैलाब कॉम्प्लेक्स में घुस आया। पूरा एरिया अफरा तफरी में डूब गया। हर तरफ लोग चीख रहे थे, बांध टूट गया, जल्दी भागो, ऊपर वाली जगह पर चलो। पानी हर तरफ आ रहा है। सब कुछ बेकाबू हो चुका था। मैंने तुरंत अपना सिक्योरिटी डोर दोबारा चेक किया। खुशकिस्मती से सब ठीक था। मैं सुकून की सांस लेकर सोफा पर लेट गया। फोन में अब भी सिग्नल आ रहा था। फैमिली ग्रुप कई दिनों से चुप था, लेकिन आज फिर मैसेजेस आने लगे। माँ ने लिखा, मुझे एक पावर बैंक मिला है, उससे फोन चार्ज किया। यहाँ ना बिजली है ना पानी। मैं 2nd फ्लोर की बालकनी में फंसी हुई हूँ। लगता है ड्राइंग रूम में भी करंट लीक हो रहा है। मुझे हिलने तक की हिम्मत नहीं हो रही। पापा ने लिखा, हम एटिक में छुपे हुए हैं। अच्छा हुआ कुछ इंस्टेंट नूडल्स ऊपर ले आए थे, कम से कम भूख से तो नहीं मरेंगे। फिर माँ ने पूछा, तुम कैसे हो? पापा ने जवाब दिया, पानी में बहकर आए कुछ सड़े हुए केले मिले हैं, अब शायद इसी सहारे जीना पड़ेगा। मेरा छोटा भाई रोते हुए लिखने लगा, पापा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी मेरे लिए खाना लाओ। माँ ने प्यार से समझाया, अच्छा बेटा रोना मत, तेरे पापा सामने वाली विला में जाकर कुछ खाना मांग लाएंगे। खाने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। मुझे तो बस मुंह खोलना था और खाना सामने आ जाता था। मैंने तुरंत एक फोटो खींचकर ग्रुप में भेज दी। फोटो में गरम गरम सेल्फ हीटिंग हॉट पॉट था, साथ में गोल्डन फ्राइड चिकन विंग्स, ठंडी कोका कोला और लाल लाल चमकते सेब। कैप्शन लिखा, यारों इतना खाना है कि खत्म ही नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा पहले क्या खाऊं। फोटो देखते ही ग्रुप में धमाका हो गया। मेरा भाई गुस्से से फट पड़ा, चुंगफुन हरामी, तुझे इतना सारा खाना कहाँ से मिला? अभी के अभी यहाँ लेकर आ। माँ भी चीखने लगी। पापा ने भी मैसेज भेजा, चुंगफुन ये सब खाना यहाँ ले आ, तुम पुराने घर में ही हो ना, पिछली बार कॉल किया था तो दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्या तुझे मरने का शौक है? मैं हंस पड़ा, अरे मेरी प्यारी फैमिली, ये तो बस एक छोटा सा हॉट पॉट मील है, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? मेरी अकड़ देखकर माँ और भाई और भी ज्यादा जल भुन गए। एक के बाद एक लंबी वॉइस मैसेजेस भेजने लगे, लेकिन मैंने एक भी नहीं सुनी, सिर्फ पापा का टेक्स्ट पढ़ा, चुंगफुन हर जगह बाढ़ आ गई है, जियानजैंग का बांध भी टूट चुका है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना, बाहर मत जाना, समझा? मैं थोड़ी देर तक स्क्रीन को देखता रहा। पापा वाकई अपनी कंपनी के डायरेक्टर होने का पूरा फायदा उठाते थे। लोगों को मैनिपुलेट करना उनके लिए सांस लेने जितना आसान था। मुझे 3 साल पहले की बात याद आ गई, जब पापा 2 महीने हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैं दिन रात उनकी सेवा करता रहा, अपनी सेहत तक खराब कर ली थी, खून वाली खांसी तक आने लगी थी, लेकिन माँ ने फिर भी मुझे अनपढ़ और बेवकूफ कहकर डांटा था। उस दिन मेरा दिल पूरी तरह टूट गया था। मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन जैसे ही मैं जाने लगा पापा ने मुझे गले लगा लिया। चुंगफुन मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, पापा तुम्हारा बहुत आभारी है। बस उन चंद लफ्जों ने मेरी सारी नफरत मिटा दी थी। मैं वहीं खड़ा रो पड़ा था। मुझे लगा था कि शायद पहली बार किसी ने मेरी परवाह की, और फिर मैं घर नहीं छोड़ा। दोबारा वही मेहनती नौकर बन गया जो बिना शिकायत सब कुछ करता रहे। अब उस बात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पापा सच में बहुत खतरनाक इंसान थे। उन्होंने मेरी सारी नफरत को पल भर में खत्म कर दिया था। अब जब उनका ये प्यार भरा मैसेज देखता हूँ तो मुझे सिर्फ घिन आती है। मैंने ठंडे लहजे में रिप्लाई किया, फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। आखिर पुराने घर में रहने के लिए तो आप लोगों ने ही मुझे मजबूर किया था। पापा ने तुरंत जवाब दिया, अच्छा है, पापा को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। वैसे विला एलिया के लोग मिलकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के पास एक कयाक भी है। हमें पता है तुम पुराने घर में अकेले हो। हम सब तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। मौका मिलते ही कयाक लेकर तुम्हारे पास आएंगे। दरवाजा जरूर खोलना, ठीक है? आखिरकार इन लोगों का असली मकसद सामने आ ही गया। मैं अभी उन्हें गाली देने वाला ही था कि अचानक माँ का लहजा भी बदल गया। चुंगफन, ये अजीब तूफान बहुत खतरनाक है। पूरे परिवार को साथ रहना चाहिए ताकि हम एक दूसरे का ख्याल रख सके। अपना ध्यान रखना, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? और हैरानी की बात, मेरे छोटे भाई ने भी एक स्माइली इमोजी भेजा। उसके साथ एक मैसेज था, भाई हमारे आने का इंतजार करना, जब हमारा परिवार फिर से एक साथ हो जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा। मैसेज पढ़कर मेरे होठों पर ठंडी सी मुस्कान आ गई। परिवार, तुम लोगों के साथ मेरा कोई परिवार वाला रिश्ता नहीं है। मैं दिमाग में हिसाब लगाने लगा। अगर इन लोगों को सच में कयाक मिल गई तो यहाँ तक पहुँचना इनके लिए मुश्किल नहीं होगा। असल समस्या पानी नहीं थी, असली दुश्मन भूख थी, और भूख इंसान की अक्ल, इंसानियत और शर्म सब कुछ धीरे धीरे खा जाती है। मुझे पता था कि बहुत जल्द इस रेसिडेंशियल एरिया में और भी डरावनी चीजें होने वाली हैं, और अगर ये लोग सबको बता दें कि मेरे पास खाने का ढेर लगा हुआ है तो सबसे बड़े खतरे में मैं ही आ जाऊंगा। वैसे भी मैं इन्हें रोक नहीं सकता था, तो क्यों ना इन्हें एक ऐसा सबक सिखा
दिखाऊं जो ये जिंदगी भर याद रखें। मैंने तुरंत रिप्लाई भेजा, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ पापा, आप लोग सबसे बेस्ट हो, जल्दी वापस आ जाओ, मैं कभी भी दरवाजा खोल दूंगा। मैं उनके सामने एक खूबसूरत झूठ का सपना बिछा रहा था। माँ ने प्यार भरा मैसेज भेजा, लव यू बेटा, हमारे आने का इंतजार करना। मैंने स्क्रीन देखकर हल्की सी हंसी छोड़ी, बिल्कुल इंतजार करूंगा तुम्हारे भूखे, थके और बेहाल चेहरे देखने के लिए। हमारी ये नकली प्यार भरी बातचीत खत्म होते ही इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो गया। अब न बिजली थी, न पानी, न इंटरनेट। पूरा शहर जैसे घुटनों पर आ चुका था और मुझे पता था कि बारिश रुकने में अभी 1 महीने से भी ज्यादा वक्त लगेगा। रेस्क्यू टीम्स अंदर आ ही नहीं सकती थी, इतने गहरे पानी में रेस्क्यू बोट्स तक को मुश्किल होती। सप्लाई पहुंचाना तो दूर की बात थी, लेकिन अगर मैं किसी और को ये सब बताता तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता। असली नरक अब शुरू हुआ था। मैं वापस कमरे में गया। बिजली की चमक का फायदा उठाकर मैंने एक बार फिर अपना सारा राशन चेक किया। सेल्फ हीटिंग मील्स का पहाड़ लगा हुआ था। मिनरल वाटर की पेटियां, शकरकंदी, मूली और हर तरह के स्नैक्स। इतना सामान था कि मैं आराम से 6 महीने तक राजाओं की तरह रह सकता था। मैंने कोक की एक बोतल खोली। जब ठंडे बबल्स जुबान पर फूटने लगे तो दिल में अजीब सा सुकून महसूस हुआ, लेकिन मैं जरा भी लापरवाह नहीं हुआ। मैं फिर बालकनी में गया और सामने वाले फ्लैट को देखने लगा। माँ, पापा और मेरा छोटा भाई। अगर ये लोग अभी तक जिंदा हैं तो मैं इन्हें पास वाले खाली फ्लैट में रखूंगा। वो फ्लैट अभी तक बिका नहीं था, अंदर कुछ भी नहीं था, सिक्योरिटी डोर तक नहीं लगा था। हमारी बालकनीज काफी पास थी। बीच में दीवार और लोहे की ग्रिल्स होने की वजह से कोई इधर उधर चढ़ नहीं सकता था। लेकिन अगर मुझे खाना या सामान देना हो तो एक लंबी रॉड की मदद से आराम से दे सकता था। और जब वक्त आएगा मैं पूरी बिल्डिंग के भूखे लोगों का ध्यान उनकी तरफ मोड़ दूंगा। तब सोचो, जब 100 भूखी नजरें एक ही शिकार पर टिक जाएंगी तो क्या होगा। ये सोचकर मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। 3 दिन बाद दोपहर के वक्त अचानक कुछ अजीब हुआ। बारिश लगभग रुक गई, सिर्फ हल्की बूंदाबांदी रह गई। ये झूठी उम्मीद देने वाला मौसम था। लोगों को लगने लगा कि शायद सब ठीक हो रहा है। कई दिनों से भूखे लोग खिड़कियों और गैलरी में भीड़ लगाकर बाहर देखने लगे। सब रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे थे, जो कभी आने वाली ही नहीं थी। तब किसी ने जोर से चिल्लाया, कोई आ रहा है। आर्मी नहीं है, विला एरिया के लोग हैं। मैंने बाहें बांधकर नीचे देखा और हंस पड़ा। अरे वाह, ये तो मेरी प्यारी फैमिली है। मानना पड़ेगा, काफी काबिल निकले। सिर्फ 3 दिन में इन्होंने एक रबर डिंगी ढूंढ ली। हालत बहुत बुरी थी, कपड़े गीले और गंदे थे, चेहरे सूखे हुए थे, लेकिन जिंदा बचने की खुशी दूर से भी महसूस हो रही थी। सबसे मजेदार हाल मेरे छोटे भाई का था। वो एक हाथ से कश्ती चला रहा था और दूसरे हाथ से आंसू पोंछ रहा था। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि भूख में कुछ भी खा गया होगा। कश्ती को रेलिंग से बांधने के बाद तीनों बिल्डिंग में घुस गए। तब तक पहली मंजिल पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। जैसे ही वो अंदर आए, पूरी बिल्डिंग में हंगामा मच गया। लोग उनके आसपास टूट पड़े। किधर से आए हो? क्या तुम्हारे पास खाना है? बोट में राशन है क्या? थोड़ा हमें भी दे दो, मेरा बच्चा भूख से मर रहा है। भूखे लोग खून की बू सूंघने वाले शार्क्स की तरह उनके ऊपर टूट पड़े। लेकिन मेरे माँ बाप के पास कुछ भी नहीं था। उनके पास सिर्फ वो रबर डिंगी थी। पापा ने भीड़ को धक्का देते हुए ऊपर की तरफ इशारा किया। हटो साहब, रास्ता छोड़ो। मेरा बेटा 30वीं मंजिल पर रहता है। उसके पास पूरी बिल्डिंग से ज्यादा खाना है। हम उसके पास जा रहे हैं। जो बीच में आया उसकी खैर नहीं। ये सुनते ही मेरी गर्दन की नसें तन गईं। ये बुढ़ा सच में कमाल का था। अपनी मुसीबत सीधे मेरे सर पर डाल दी। भूख से पागल हो चुके कई लोगों की आंखें चमक उठी और फिर पूरा झुंड उनके पीछे चल दिया, जैसे शिकार की तलाश में निकली भीड़। कुछ ही देर बाद 30वीं मंजिल से जोर जोर की थपथप की आवाज आने लगी। पापा पूरी ताकत से दरवाजा पीट रहे थे। चुंगफन, पापा आ गया, जल्दी दरवाजा खोलो। उनकी सांसें फूली हुई थीं। चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कई दिन से ढंग का खाना ना मिला हो। लेकिन इस बार मैं नाटक करने के मूड में था। मैं चुपचाप दरवाजे के पास गया, हैंडल पकड़ा, उसे घुमाने का नाटक किया, फिर रोते हुए आवाज निकाली, माँ, पापा, लॉक खराब हो गया है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर खुल ही नहीं रहा। पापा तुरंत गरजे, क्या मतलब नहीं खुल रहा? तू हमसे मजाक कर रहा है क्या? चुंगफन, दोबारा कोशिश कर, शायद नमी की वजह से जाम हो गया होगा। माँ भी घबरा कर बोली, जल्दी कर बेटा, तेरे भाई को बुखार हो गया है, घर में बुखार की दवा रखी है। मैंने नकली घबराहट दिखाते हुए जवाब दिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं ये बेकार लॉक को क्या हो गया। साथ ही मैंने अपनी उंगलियों से दरवाजे को जोर जोर से खुरचना शुरू कर दिया। आवाज बिल्कुल ऐसी आ रही थी जैसे मैं जान लगाकर लॉक खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी मेरा छोटा भाई चीखा, चुंगफन, तू जानबूझकर कर रहा है ना? तू हमें अंदर आने ही नहीं देना चाहता। मैंने दुखी बनकर जवाब दिया, छोटे भाई, मैं मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। भाई गुस्से से पागल हो गया, निकम्मे कचरे, तुझे पाल पोस कर बड़ा करने का क्या फायदा हुआ? ये कहकर उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर अपना कंधा दे मारा, लेकिन रीइंफोर्स्ड डोर जरा सा भी नहीं हिला। उल्टा उसके कंधे में तेज दर्द उठ गया। माँ ने भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें समझ आ गया कि दरवाजा टूटने वाला नहीं है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चुंगफन, एक बार और कोशिश कर, अभी के अभी खोल। लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। तब तक काफी पड़ोसी भी बाहर जमा हो चुके थे। ये देखकर मैंने खुद ही माहौल गरमा दिया। आंटी अंकल, अंदर खाना है, सब मिलकर दरवाजे को कंधा मारो, जितना जोर लगा सको लगाओ, बस लॉक थोड़ा सा ढीला पड़ जाए। मेरे ये शब्द भीड़ पर बम की तरह गिरे। सुनते ही सबके चेहरे चमक उठे। खाना है, चुंगफन ने खुद बोला है, चलो सब मिलकर मारो, चाहे दरवाजा उखाड़ना ही क्यों ना पड़े। फिर बाहर से जोर जोर की धमाक धमाक शुरू हो गई। साथ में लोग एक साथ चिल्लाने लगे, एक साथ धक्का दो, जोर लगाओ। लेकिन किसी हाई राइज अपार्टमेंट का रीइंफोर्स्ड स्टील डोर इतना आसान थोड़ी ना टूटने वाला था। जिसने भी कंधा मारा उसका कंधा ही दर्द से एक तरह से फटा जा रहा था। मेरा हाथ,
ये दरवाजा है या वेल्ड की हुई लोहे की दीवार? खुल ही नहीं रहा, शायद अंदर से कुछ अटका हुआ है। सब एक साथ करहा उठे, उनका जोश आधा वहीं ठंडा पड़ गया। ये देखकर मैंने फिर से नकली रोना शुरू कर दिया। अब क्या करें, दरवाजा पूरी तरह जैम हो गया है। चुंग फैंग, तू तो सच में निकम्मा निकला। मैं भूख से मर रही हूँ, बुखार से टपक रही हूँ, और तू एक दरवाजा तक नहीं खोल पा रहा। तू तो पूरा बदकिस्मत है। अपने प्यारे बेटे को ऐसे तड़पता देखकर माँ का कलेजा पिघल। दरवाजे के दूसरी तरफ से ही वो चीखी, चुंग फैंग, मैं तुझे 1 मिनट और देती हूँ। अगर अब भी दरवाजा नहीं खोला ना तो तुझे। उनकी धमकी पूरी भी नहीं हुई थी कि अंदर से मेरी ठंडी हंसी निकल गई। कितना अजीब होता है ना, जिंदगी भर दूसरों को अथॉरिटी से दबाने वाला इंसान सच के सामने ऐसे खड़ा होता है जैसे क्लाउन हो। पापा की तो असली हालत देखने लायक। उनका शान और रौब अब इस स्टील के दरवाजे के बाहर टूट चुका था। मैंने कामली जवाब दिया, दरवाजा सच में नहीं खुल रहा। पहले थोड़ा घूमता था, लेकिन अभी सब मिलकर इसे धक्का मार रहे थे ना, तो लॉक का कोर शायद टेढ़ा हो गया। अब बिल्कुल जैम हो गया, अब घूम भी नहीं रहा। सब आप लोगों की अंधी धक्का मुक्की की वजह से हुआ है। बाहर खड़े कुछ पड़ोसी जो अब तक कोशिश कर रहे थे, ये सुनते ही डर गए और तुरंत हाथ पीछे खींच ली। रुको रुको, और मत मारो, जितना ज्यादा मारेंगे उतना ही नहीं खुलेगा। ऐसा हुआ तो किसी को खाना नहीं मिलेगा। छोड़ दो यार, ये दरवाजा शैतानी है, कहीं इसके चक्कर में अपनी हड्डियां ही न तुड़वा लो। काफी पड़ोसी चुपचाप मुड़ गए और चले गए। उनका असल इरादा बस खाना लूटना था, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब कुछ मिलने वाला नहीं है तो वो अपनी ताकत जाया नहीं करना चाहते थे। पहला तूफान निकल गया, लेकिन दूसरा और ज्यादा खतरनाक तूफान अब आने वाला था। माँ, पापा और मेरा भाई इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। पापा ने तुरंत सोल्यूशन सोचा, बगल वाले अपार्टमेंट में चलते हैं, बालकनी के रास्ते से चुंग फैंग खाना हमें पहुंचा देगा। बगल का यूनिट 3002 अभी तक बेचा नहीं गया था, उसमें सिक्योरिटी डोर भी नहीं लगा था। पहले जब भी मैं अपने साथ नाइंसाफी महसूस करता वहीं छुप जाता, और मेरा भाई तो बालकनी पर खड़े खड़े मुझे परेशान करना अपना फेवरेट खेल समझता था। वो मेरे 3001 की बालकनी पर खड़े होकर चिल्लाता, मेरे प्यारे बड़े भाई इधर आजा, मैं तुझे थोड़ा खाना देता हूँ। फिर एक स्टिक के आगे खाना बांधकर मेरी तरफ बढ़ाता। जैसे ही मैं हाथ बढ़ाता वो अचानक स्टिक खींच लेता। बिग ब्रो बस मजाक कर रहा था। उसकी बालकनी मेरी ड्रीम थी और मेरे भाई के लिए वो उसका प्लेग्राउंड। दोनों फ्लैट्स की बालकनीज को वो अच्छी तरह जानता था, इसलिए जब दरवाजा नहीं खुला तो उसे सीधा बालकनी का ख्याल आया। ये सुनते ही माँ पापा खुशी से फूल गए। उन्होंने तुरंत मुझे आगे बढ़ाया, जल्दी खाना बालकनी पर ले आ। कोई न कोई तरीका निकाल के वहीं से पहुंचा। वो मेरे भाई को खींचकर बगल वाली बालकनी की तरफ ले गए। ये देखते ही पड़ोसी भी उनके पीछे चल दिए। थोड़ी ही देर में बगल वाली बालकनी पर जोर का हल्ला मच गया। दर्जन भर लोग उस पर थस थस भर गए। सब मेरी तरफ घूर रहे थे। उनके पीछे और लोग थे जो अंदर घुस ही नहीं पा रहे थे। सब गर्दन ऊंची करके ऐसे देख रहे थे जैसे हंसों का झुंड हो। उनमें काफी जान पहचान वाले चेहरे भी थे। यूनिट 3003 की आंटी वैंग और 2901 के अंकल श्याओ। उन्हें देखकर मेरा हमेशा से टेंस रहने वाला दिल थोड़ा हल्का हो गया। सच कहूँ तो सालों में कुछ अच्छे पल भी मिले थे। जैसे जब मुझे मारा जा रहा होता, आंटी वैंग आकर मेरे लिए बोल देती थी, मारो मत, इस बच्चे को छोड़ दो। और अंकल जाओ के पास तरबूज उगते थे। कभी कभी वो मुझे कुछ तरबूज दे देते थे। जब उन्हें पता चलता मैं घर पर अकेला हूँ, ये ले छुपा कर खा लेना, वरना जब तेरे पेरेंट्स वापस आएंगे तुझे हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसी छोटी छोटी बातें भी मुझे काफी देर तक खुश रख लेती थी। शायद मुझे बस थोड़ा सा सही डायरेक्शन देने की जरूरत थी। फिर ये पड़ोसी ऐसे एक्सट्रीम में नहीं जाएंगे और मैं खतरे से बच सकता था। चुंगफांग, तू क्या देख रहा है? जल्दी कर और खाना बास कर। मेरे भाई की साइकिल जैसी बकबक से परेशान पापा ने गर्दन ऊंची करके गुस्से से चिल्लाया। माँ ने मेरे भाई का सर रब करते हुए परेशानी से कहा, फीवर की दवा भी जल्दी भेज, तेरे भाई को 2 दिन से तेज बुखार है। वो कहाँ है? मेरा भाई का चेहरा बहुत ज्यादा लाल था। लग रहा था जैसे उसमें जान ही ना बची हो। लेकिन मुझसे डील करने की बात आई तो उसमें एनर्जी की कोई कमी नहीं थी। उसने मेरी तरफ क्लोथ्सलाइन पोल की तरफ इशारा किया। चुंगफांग, उसका यूज कर, जल्दी खाना और आइबुप्रोफेन भेज। ठीक है, रुको। मैं अंदर गया और ब्रेड का एक बॉक्स और मिनरल वाटर का एक केस उठाकर लाया। ये देखते ही सबकी आंखें चमक उठी। वो एक दूसरे को धक्का देने लगे। मुंह से लार टपकने लगी। भूख ने उन्हें आधा पागल बना दिया था। मेरा भाई ऐसे चीखा जैसे आखिरी होश में हो। जल्दी दे। उसने बारिश की परवाह किए बिना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट क्लोथ्सलाइन पोल से बांधा और उसे बाहर की तरफ बढ़ा दिया। फिर अचानक पोल घुमाकर उसके हाथ पर एक जोर का छाटा मार दिया। उसका हाथ पतला और नरम था। मेरे एक स्ट्राइक से वो सूज गया और नीला पड़ गया। वो दर्द से चिल्लाया, तू क्या कर रहा है? चुंगफांग, तू पागल हो गया है क्या? अपने भाई को मार रहा है। मैंने सीधा मुंह खोलकर जवाब दिया, खुद लाइन में खड़ा नहीं हुआ ना तू? मैंने पहले ही बोला था, धीरे कर। तभी मैं दरवाजे के पीछे से थोड़ा सा निकला और बाहर खड़े सब पड़ोसियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, मम्मी पापा देखो तो सही, पूरे मोहल्ले के आंटी अंकल यहाँ खड़े हैं। बस एक ही बॉक्स इंस्टेंट नूडल्स और पानी है, सबको खाना है। फिर उससे पहले खाने का हक तुझे ही क्यों? मैंने सीधे भीड़ को संभालते हुए कहा, ध्यान से सुनो सब लोग, अभी जो सामान है वो जान बचाने के लिए है। हमें नियम फॉलो करने होंगे। बूढ़े लोग, प्रेग्नेंट महिलाएं और बच्चे पहले। जो लाइन तोड़ने की कोशिश करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। मेरे ये शब्द पल भर में मुझे एक बदतमीज बेटे से निकालकर इंसाफ का भगवान बना गए। लिन सही बोल रहा है, ये सब तुम्हारी फैमिली ही क्यों खा जाए? बिल्कुल, लाइन लगानी पड़ेगी। सच कहूँ तो उस वक्त काफी लोग भूख से कमजोर हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अभी तक इंसानियत का सबसे गंदा चेहरा पूरी तरह से नहीं दिखाया था। जैसे ही कोई रूल सेट करता, लोग बिना सोचे उसी को मान लेते। मेरा मकसद बिल्कुल साफ था। मैं अपने प्यारे परिवार को पूरी तरह से भीड़ से अलग कर देना चाहता था। चुंगफांग, थैंक यू।
मेरी माँ बहुत कमजोर है, वो कई दिनों से भूखी है, क्या तुम एक ब्रेड का पैकेट दे सकते हो? आंटी वोंग दूसरों की तरह आगे धक्का मुक्की नहीं कर रही थी, वो बस कोने में खड़ी थी। मैंने बिना 2 बार सोचे एक और नूडल्स का पैकेट बांधा और आराम से उसकी तरफ बढ़ा दिया। आंटी वोंग ने पैकेट लेते हुए कहा, ये तुम्हारी माँ के लिए है, सब लोग झगड़ना मत, सबके लिए काफी है। लोगों ने अपनी हाथ बढ़ाने की आदत रोकी, एक एक करके साइड होते गए और आंटी वोंग को रास्ता दे दिया। मैंने अंदर ही अंदर चैन की सांस ली। सब लोग अभी भी काफी समझदार थे, इन्हें सही डायरेक्शन दी जा सकती थी। लेकिन अचानक मेरी माँ बिल्कुल झापड़ जैसी आगे कूद पड़ी। उसने ब्रेड का पैकेट झट से छीन लिया और अपनी छाती से चिपका लिया। ये मेरे घर का ब्रेड है, मैं किसी और को नहीं दूंगी, सब भाड़ में जाओ। वो पैकेट को ऐसे पकड़े हुए थी जैसे उसकी जान उसी में लगी हो। उसका चेहरा किसी क्रूअल दायन जैसा लग रहा था। मेरा भाई भी तुरंत बोल पड़ा, ये हमारे घर का ब्रेड है, सब निकल जाओ। चुंगफांग ने ये आंटी वोंग को दिया था। तू इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? ये छोटा सा हरामजादा बस अच्छा बनते बनते मजा ले रहा है ना? मैं नहीं दूंगा, ब्रेड मेरी फैमिली का है, आके दिखाइयो कौन छीन सकता है। मेरा पापा अपने लंबा चौड़ा और भारी शरीर पर भरोसा करके हमेशा इस मोहल्ले में रौब जमाता रहता था। लेकिन वो ये भूल गया था कि अब नॉर्मल दिन नहीं थे, अब कौन उसकी बदमाशी झेलेगा। कई बड़े आदमी जिनके चेहरों पर भूख और गुस्से की लालिमा थी आगे धकेल कर आ गए। अकड़ किसको दिखा रहा है? आम दिनों में तू हर दिन चुंगफांग को पीटता था, सबको पता है तू कितना पार्शल है, और अब उसे अपना बेटा बोल रहा है। मेरा बेटा है, मैं चाहूँ तो उसे मारूं, इससे तुझे क्या? उसकी एटीट्यूड अब भी सेम थी, लेकिन एक पड़ोसी और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे धक्का दे दिया। चुंगफांग के पास तो पूरा बॉक्स ब्रेड का पड़ा है, एक ब्रेड के लिए क्या झगड़ा कर रहे हो? अगर चुंगफांग सबके साथ शेयर करना चाहता है तो उसके पास जाओ, मुझसे मत मांगो। माँ असली में ब्लेम शिफ्ट करने की मास्टर निकली। जब उसने देखा कि सबकी नजरें मुझ पर हैं, तो वो जल्दी से पापा को खींचकर और मेरे भाई को उठाकर बालकनी के सबसे कोने में घुस गई। तीनों ने मिलकर रैपर फाड़ दिया और ब्रेड को ऐसे कूट कूट कर खाना शुरू कर दिया जैसे 3 भूखे चूहे हों। सबकी नजरें फिर मेरी तरफ मुड़ गईं। मैंने लंबी सांस ली, इंस्टेंट नूडल्स का बॉक्स उठाया और ऐसे दरवाजे की तरफ बढ़ा जैसे अंदर जा रहा हूँ। फिर बोला, बिल्कुल ठीक है, अगर मेरे माँ बाप इतने अनरीजनेबल होंगे तो फिर मैं भी शेयर नहीं करूंगा। बस झगड़ा खत्म, अब नूडल्स नहीं दूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो झाओफांग, मत जाओ, ये तो मैंने पहले ही कहा था, इसकी साइड मत लो, ये सेल्फिश ब्राट है, अब शेयर भी नहीं कर रहा। अब समझ आए ना इससे हम क्यों पीटते हैं? ये जानबूझकर सबको गुस्सा दिला रहा है। मेरा भाई अंदर से पूरा सड़ चुका है, इसकी बात का भरोसा मत करो। उन तीनों का ये ऑकवर्ड ड्रामा देखकर मेरे होठों पर ठंडी हंसी आ गई। फिर मैं मुड़ गया, अंदर गया और वापस एक बड़ा बैग लेकर बाहर आ गया। मैंने बस तुम लोगों के साथ मजाक किया था। लो देखो ये क्या है। मैंने बैग से 10 गरम गरम सेल्फ हीटिंग मील्स निकाले, फिर बीफ जर्की का एक बड़ा बैग, 5 फ्लेवर्स में वैक्यूम सील्ड पैकेट्स और साफ होकर रखे हुए रॉ स्वीट पोटैटोस का भी एक बड़ा टब ही। सेल्फ हीटिंग मील्स, बीफ जर्की। उस पल बालकनी पर बस लोगों की लाल चाटने की आवाज बची। चंगफैंग, तेरे पास इतना सब है। शाओफैंग, ये चीजें तुम बस बाहर वालों को मत दे देना, माँ पापा इन्हें तुम्हारे लिए संभाल कर रखेंगे। मेरा भाई अचानक बोल पड़ा, मैं सेल्फ हीटिंग मील खाऊंगा, मीट वाला, मुझे दे जल्दी। मेरे माँ बाप और भाई के अलावा बाकी सब लोगों को ये खाना इसीलिए मिल रहा था ताकि उन सब का शुक्रिया अदा किया जा सके। अंकल जाओ, क्या आप डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेंगे? 10 मील्स पहले बूढ़े लोगों और बच्चों को दे दीजिए, बीफ जर्की और स्वीट पोटैटोस का सबको एक हिस्सा मिल जाए। अंकल जाओ तुरंत बोल पड़े, ठीक है शाओफैंग, मुझे पता था मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन मैं संभाल लेता हूँ, जो कोई चोरी करेगा उससे मैं सीधा निपट लूंगा। मैंने क्लोज लाइन पोल का यूज करके सप्लाईज को एक एक करके भेजना शुरू किया। स्वीट पोटैटोस हवा में खूबसूरत आर्क बनाते हुए दूसरी तरफ जा रहे थे और वहीं खड़े ग्रेटफुल पड़ोसियों के हाथ में सेफली लैंड कर रहे थे। अपने माँ बाप और भाई की गुस्से से लाल आंखें और बेचैन लाचारी को देखकर ये खाना देना पूरी तरह वर्थ इट था। और इस खाने को शेयर करने के 2 फायदे थे। पहला, उन लोगों का एहसान चुकाना, क्योंकि इन पड़ोसियों में सच में काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था। उन्होंने मुझे थोड़ी सी इंसानी गर्माहट महसूस कराई थी। दूसरा, रायट रोकना। आखिर में अब सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुका था, सबको पता चल चुका था कि मेरे घर में खाना है। ऐसे वक्त में जब हालत और ज्यादा खराब होगी, बहुत से लोग अपना होश खो बैठेंगे, तब मैं सीधा सबका निशाना बन जाऊंगा, चाहे वो मेरा दरवाजा तोड़ भी ना पाए। लेकिन 2 महीने बाद जिंदगी नॉर्मल होगी, तब मैं कहाँ जाऊंगा? इसलिए मुझे खुद को अलग करके किसी कोने में छुप कर बैठने की जरूरत ही नहीं थी। और वैसे भी ये कोई असली अपोकलिप्स तो है नहीं। हाँ, अपने ही घर वालों को तड़पता देखने में मुझे जरूर मजा आएगा। अब सब लोग खुश थे, हंसी रोकी नहीं रही थी, जैसे बाहर का बड़ा तूफान कब का गुजर चुका हो। एक एक करके सब लोग चले गए। आखिर में आंटी वोंग ही सबसे लास्ट में गई। जाते वक्त उसने मुझे एक लॉलीपॉप दिया और शर्माते हुए बोली, शाओफैंग, ये मैंने बचाकर रखी थी, खुद खाने का मन ही नहीं हुआ, ये लो तुम रख लो। आंटी थैंक यू। मैंने कैंडी खोली और मुंह में डाल ली। उसकी मिठास जुबान पर फैल गई। अब घर में सिर्फ मेरे माँ पापा और छोटा भाई बचे थे, क्योंकि पहले सब लोग बहुत भड़क गए थे। पापा बीच में बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाए थे। लेकिन जैसे ही सब चले गए, वो तुरंत मुझ पर दहा बढ़े, तो बिल्कुल काम का नहीं है, इतना सारा खाना यूं ही दे दिया, क्या दिमाग खराब हो गया है तेरा? माँ भी तुरंत बोल पड़ी, बिल्कुल, उनसे महंगी कीमत पर बेच देता तो क्या हो जाता? एक स्वीट पोटैटो भी 100 RMB में बेचता तो लोग फिर भी झगड़ते। तो इतना निकम्मा क्यों है? मुझे आइब्यूप्रोफेन दे तेरे भाई के लिए, तुझे बाहर वालों की ज्यादा फिक्र है क्या? मैं तेरा छोटा भाई नहीं हूँ, मुझे दवा चाहिए।
लिए। अब तुझे याद आया कि मैं तेरा भाई हूँ। कुछ देर पहले तो मेरे हाथ तोड़ने की धमकी दे रहा था ना। मैंने ठंडी नजर से उनकी तरफ घूमा और अंदर चल दिया। चुंगफैंग, अगर मैं भूत बन गया ना तो भी तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो नेक्स्ट रूम से पागलपन की तरह गालियां देते रहे, दीवार पर अपना बदन पटकते रहे, सिक्योरिटी डोर को जोर से धक्का मारते रहे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने हेडफोन्स लगा लिए और आखिरकार पूरी दुनिया चुप हो गई। अगली सुबह जब आँख खुली मैं तुरंत बैल्कनी पर गया। अच्छा बेटा, माँ और पापा से गलती हो गई, क्या हमें थोड़ा सा खाना दे सकते हो? बेटा बाहर आ जाओ, हम तुमसे सच में प्यार करते हैं। कल हम बस भूख की वजह से होश खो बैठे थे। भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने तुझे पहले परेशान नहीं करना चाहिए था। बचा ले मुझे दवा चाहिए, मेरा सर फट रहा है। उसी वक्त आंटी वैंग एक बहुत ज्यादा प्रेग्नेंट औरत को संभालते हुए अंदर लाईं। ये 28वें फ्लोर की मिस चिन है, मेरी प्राइमरी स्कूल की लैंग्वेज टीचर शियाओ फैंग। मिस चिन को तेज बुखार है, उनके हस्बैंड टीवी स्टेशन में फंसे हुए हैं, वापस नहीं आ पा रहे, और क्योंकि वो प्रेग्नेंट है वो कोई भी दवा लेने की हिम्मत नहीं कर रही। मैंने सुना है तुम्हारे पास चिल्ड्रंस फीवर रिड्यूसर या आइबुप्रोफेन है। चुंगफैंग, मुझे माफ कर दो, मैं सच में मजबूर हूँ। बेबी के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैंने बिना कुछ बोले अंदर जाकर आइबुप्रोफेन की पूरी बोतल उठा ली। मिस चिन, ये लो, इसमें साइड इफेक्ट्स कम है। मैंने बोतल को एक स्टिक से बांधा और उनकी तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही मिस चिन हाथ बढ़ाने वाली थी, मेरा छोटा भाई जो जमीन पर पड़ा हुआ था अचानक से उछल पड़ा। उसने बोतल झट से छीन ली और कसकर पकड़ ली। चुंगफैंग, ये क्या इंसाफ है? मैं तेरा भाई हूँ और तुम मुझे बचाने के बजाय एक बाहर वाली को दवा दे रहा है। अरे, एक प्रेग्नेंट औरत से दवा छीन रहा है तू? अभी के अभी वापस कर। आंटी वैंग ने आगे बढ़कर बोतल छीनने की कोशिश की। ये देखकर मेरे माँ बाप का अपने बेटे को बचाओ वाला इंस्टिंक्ट जाग गया। उन्होंने सीधा आंटी वैंग के पेट में लात मार दी। वो पीछे गिर पड़ी। कौन है जो मेरे बेटे की दवा छीन रहा है? आइबुप्रोफेन हमारे घर का है, ये मेरा है। झापड़ मुक्की में मेरा भाई गलती से मिस चिन से टकरा गया। मिस चिन लड़खड़ा गई और अचानक जमीन पर गिर पड़ी। आंटी वैंग, मदद बुलाओ, मिस चिन को ब्लीडिंग हो रही है, जल्दी, ये फैमिली एक प्रेग्नेंट औरत को मार रही है। ये चीख पूरे बिल्डिंग को जगा देती है। कई लोग दौड़ते हुए आ गए। ये सीन देखकर सब हैरान रह गए। भीड़ में से एक पड़ोसी जो डॉक्टर जैसा लग रहा था तुरंत बाहर आया। ये बहुत बुरा है, प्लासेंटल अब्रप्शन भी हो सकता है, वो प्रीमेच्योर लेबर में जा रही है। सब लोग मिलकर एक ह्यूमन शील्ड बनाओ ताकि मैं डिलीवरी करा सकूं। लोग घबराहट में एक ह्यूमन वॉल बनाने लगे। कई लंबा चौड़ा आदमी मेरे छोटे भाई को गुस्से से घूर रहे थे, जो अब भी आइबुप्रोफेन की बोतल पकड़े हुए था। जल्दी करो और दवा वापस दो, मिस चिन को अब भी तेज बुखार है। आइबुप्रोफेन मेरा है, मेरा, जो मेरे पास आएगा उसे काट लूंगा। मेरा भाई कैप खोलकर दवा मुंह में डालने ही वाला था। लंबा चौड़ा आदमी और बर्दाश्त नहीं कर पाए और झपटे। मेरे पापा ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई भी उनके खिलाफ नरम नहीं पड़ा। प्रेग्नेंट औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत भी है तुझमें? मारो ऐसे। मुक्कों और लातों की बारिश होने लगी। मेरे पापा जमीन पर गिर गए। कुछ ही चोटों के बाद आइबुप्रोफेन बोतल उनसे छीन ली गई और डॉक्टर को दे दी गई। पापा, वो मेरी दवा थी, चिंता मत कर बेटा। पापा थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है, फिर जाकर तेरे लिए दवा ढूंढ लाएगा। मुझे अभी दवा चाहिए, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, पापा अभी जाके दवा ढूंढ लाता है, बेटा बस थोड़ा और झेल ले। लेकिन मेरा भाई इतनी तसल्ली से काम नहीं लेता। वो तुरंत मुड़कर मेरी माँ की बाहों में घुस गया। माँ, क्या आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती? आप ही बाहर जाकर मेरे लिए दवा ढूंढो ना। मेरे भाई की ये जहरीली बातें सुनकर और इस पूरी गड़बड़, इस पूरे ट्रैजिक कॉमेडी को देखकर मैं बालकनी पर खड़ा रहा। मेरा चेहरा बिल्कुल बे एक्सप्रेशन था। आइबुप्रोफेन की सिर्फ एक बोतल ने आखिरकार तुम्हारे झूठे फैमिली प्यार का पर्दा फाड़ दिया था। खुशकिस्मती से मिस चिन का बच्चा आखिर बच गया, लेकिन वो प्रीमेच्योरिटी बेबी था। अब वो जिंदा रहेगा या नहीं, ये तो बस ऊपर वाले की मर्जी थी। उस रात मैंने मिस चिन को 10 सेल्फ हीटिंग मील्स और कुछ सेब दिए। रही बात मेरे घर वालों की, उन्होंने सबको इतना गुस्सा दिला दिया था कि पूरी तरह से आइसोलेट हो गए। भूख और ठंड के बीच वक्त और भी भारी होता गया। तूफान और जमती हुई सर्दी के बीच फ्लड का पानी बढ़ता बढ़ता 15th फ्लोर तक पहुंच गया। 1 महीने और आधे बाद सुबह सुबह में रोज की तरह बालकनी पर स्वीट पोटैटोस देने निकला। बगल वाले फ्लैट की बालकनी से एक बहुत कमजोर सी आवाज आई। मैं मुड़कर देखा, माँ थी। चुंगफैंग, मुझे बचा ले, कोई मुझे खाना नहीं दे रहा, मैं भीख मांग रही हूँ, मुझे थोड़ा सा खाना दे दे। वो तेरा प्यारा हस्बैंड कहाँ है और तेरा लाडला बेटा कहाँ है? तेरे पापा ने पानी में बहते हुए एक बॉक्स देखा था, उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन बोट पलट गई। लेकिन मेरे दिल में जरा भी हल्कापन नहीं आया। वो आदमी पिछली जिंदगी में मुझे बेसमेंट में बंद कर चुका था। उसके बाद उसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं रहा था। माँ फिर चीखी, तुझे हम लोगों को बचा लेना चाहिए था, तेरे पास इतना खाना है, फिर भी तू बस हमें तड़पते हुए देखता रहा। क्या तू इंसान भी है? मुझे तुरंत 3 साल पहले की बात याद आ गई, जब घर में आग लगी थी। पापा ने मेरे भाई को उठाया था और तूने कुत्ते को पकड़ लिया था। तुम सब बाहर भाग गए थे और मुझे घर के अंदर जंजीर से बंद छोड़ दिया था। अगर अंकल शाओ दरवाजा तोड़कर अंदर ना आते तो मैं राख बन चुका होता। तब क्या मैं इंसान नहीं था? तब क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं था? मैं सिर्फ तुम सबको मरते हुए देख रहा हूँ। पिछली जिंदगी में भी और इस जिंदगी में भी तुम ही तो थे जो चाहते थे कि मैं सीधा मर जाऊं, है ना? बस कर। माँ की आवाज कांप गई। हाँ, हमसे गलती हो गई, हमने तेरे साथ नाइंसाफी की, हमें मरना चाहिए था। चुंगफांग, माफ कर दे, मैं बहुत भूखी हूँ, प्लीज थोड़ा सा खाना दे दे। तभी कोने से एक मुर्दे जैसी लगती हुई शक्ल घिसटती हुई बाहर निकली। वो हरामजादा अभी तक जिंदा था। मेरा भाई बस मेरे पास आया। मेरा बड़ा भाई ही अब मेरा सब कुछ है, मेरा भाई ही मेरा फैमिली है। माँ का शरीर एकदम सक पड़ गया, जैसे उसकी जिंदगी की आखिरी रोशनी भी खींच ली गई हो। मेरा छोटा भाई उसकी तरफ देखने तक की जहमत नहीं करता, दीवार से चिपक कर
बालकनी की तरफ घिसटता हुआ आया। फिर उसने मुझे देखकर एक टेढ़ी मतलबी सी मुस्कान फीकी। भाई फाइनली तू मिल गया, इस बार मुझे थोड़ा खाना दे दे, अब से कुत्ता भी तेरा ही होगा, तू जिसको काटने बोलेगा वही काटेगा। भाई प्लीज बस थोड़ा सा खाना दे दे। ये सुनते ही माँ जो जमीन पर जम सी गई थी अचानक रोना बंद कर देती है। वो धीरे से सर उठाती है और अपने बेटे को बस देखती रह जाती है। उसकी आंखों की आखिरी चमक भी मर जाती है। ये इंसान नहीं है, मुझे शुरू से ही इससे प्यार नहीं करना चाहिए था। मैं वहीं फ्रोजन खड़ा रहा। अगली जिंदगी में चलो फैमिली ना बने। जैसे ही वो रेलिंग के पार चढ़ी उसके चेहरे पर एक हल्की सी राहत नजर आई और एक मुरझाई सी मुस्कान के साथ दुनिया अचानक खामोश हो गई। आधा महीना बाद बारिश पूरी तरह रुक गई। लंबी देर से ना दिखा हुआ सूरज बादलों को चीर कर निकला और तबाहशुदा शहर पर बिखर गया। हेलीकॉप्टरों की गरज आसमान में गूंज उठी। रेस्क्यू टीम आ चुकी थी। मैंने वो सिक्योरिटी डोर खोला जो 2 महीने से सील था। बाहर अंकल श्याओ, आंटी वोंग और अपने बच्चे को गोद में लिए मिस चिन खड़े थे। सबने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। आधा साल बाद जिस शहर से फ्लड का पानी उतर चुका था उसका दोबारा निर्माण हो रहा था। जो विला कभी पानी में डूब गई थी वो इंश्योरेंस क्लेम और रेनोवेशन के बाद बिल्कुल नई जैसी लग रही थी। माँ पापा के छोड़े बड़े इंश्योरेंस पे आउट के साथ मैंने एक गोल्डन रिट्रीवर अडॉप्ट किया और उसका नाम यूस रखा। मैं विला के लॉन पर बैठा था, दूर तक फ्रिस्बी फेंकी। यूस खुशी से उसके पीछे भाग पड़ा। गर्म धूप मुझ पर चमक रही थी।